अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 13। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। गूंज रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक उम्र के बाद ऐसे बहुत ही कम लोग बचते हैं जिनके सामने मन खोल कर रखा जा सके, और उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ मन खोलने के लिए शब्द जरूरी नहीं रह जाते। भाषा जब धीरे धीरे बन रही होगी तभी कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि दुनिया में इतनी भाषाएं, इतने शब्द बनाकर हम पीछे ले जा रहे हैं। सारी तैयारी इस बात की है कि हम वो कह पाएं जो सामने वाले को समझाना ना पड़े। आपसे मिलकर लगता है कि भाषा चाहे जितनी भी सुंदर हो, आखिरकार उसको दो लोगों के बीच से गिर जाना पड़ता है। आखिर की एक दो सीढ़ियां चढ़ने से पहले जेब से सारे शब्द झाड़ने पड़ते हैं। कुछ रिश्ते इतने हल्के फुल्के होते हैं कि शब्द से ढह जाते हैं। मुझे कॉलेज के बेंच पर अकेले बैठने वाली वो लड़की याद आती है जो वहाँ अक्सर अकेले बैठती थी, बैठकर अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखा करती थी। हमारी कभी बात नहीं होती। उसका अकेले बैठना मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मुझे इतने दोस्त लगने वाले लोग घेरे रहते कि अक्सर अकेला बैठने का मन करता। एक दिन सुबह जल्दी उठकर मैं उस बेंच पर गया। सारी बेंचें खाली थीं, लेकिन मैं वहीं उस लड़की वाली बेंच पर बैठा। नीचे एक दो मुड़े हुए कागज पड़े थे। मैं उन्हें अभी देख ही रहा था कि पीछे से वो लड़की आ गई। उसको एकाएक देखकर मैं घबरा गया। मैं उठकर जाने लगा। उसने इशारे से कागज मांगा और पूछा, कैसा लिखा है? मैंने कागज पर लिखी कम कटी ज्यादा लाइनों को पढ़ा और बोला, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। उसने मुझे एक एक लाइन पढ़कर उसका मतलब समझाया। मुझे लगा कि लिखना कोई पवित्र चीज है जो अंदर से आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया कि मुझे भी लिखना सिखा दो। सिखाओगी? लिखना कोई अच्छी बात थोड़े है, बहुत अकेले होना पड़ता है। ये कहकर वो वहीं बेंच पर बैठ गई। मैं भी बैठा रहा। कुछ देर तक हम कुछ नहीं बोले। उसने अपनी डायरी मेरी तरफ बढ़ाई। मुझे याद नहीं मैंने उस दिन क्या लिखा था। उस लड़की ने उस लिखे हुए को पढ़ा और कहा, देखो, लिखने से पहले तुम्हें पता ही नहीं था कि इतना कुछ तुम्हारे अंदर था। मैं अक्सर अपनी बोरिंग क्लास के बीच में अपनी नोटबुक के पिछले पन्ने पर कुछ कुछ लिखने लगा। वो बेंच पर उन पन्नों में कुछ निशान लगाकर सही करने लगी। हमें कभी एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ। हम शायद अपने अपने प्यार से खाली हुई जगह में छांव ढूंढ रहे थे। कॉलेज छोड़ने से पहले जब आखिरी दिन हम उस बेंच पर बैठे, उसने मेरा सबसे पहले लिखा हुआ पन्ना मुझे वापस देते हुए कहा, लिखने के लिए अकेला होना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी अकेले ना रहो। ये पढ़कर मैंने उसे एक नई डायरी गिफ्ट की, जिसके पहले पन्ने पर मैंने लिखा, तुम खूब लिखो। इस बार दिवाली की सफाई में मुझे वो डायरी मिली। मैंने उसको फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाते ही ताना दिया, तेरी किताब पढ़ती हूँ मैं, ठीक ठाक लिखना कब शुरू करेगा बे? फिर वो कुछ देर चुप रही और बोली, यार, हमारी दुआएं बदल गई। मैं कुछ बोल नहीं पाता। मेरा लिखा हुआ हर एक शब्द किसी न किसी इंसान का उधार चुकाने की कोशिश है। जितना चुकाता हूँ उतना ही बढ़ जाता है। वो ठीक कहती थी, लिखने के लिए अकेले होना पड़ता है। अब जब मैं दिल्ली, नोएडा से निकलता हूँ तो अपना साल 2005 वाला चेहरा दिखाई देता है। कैसे नौकरी लेने के लिए दिन भर लाइन में खड़े रहना, अव्वल तो रिटन पेपर क्लियर ना होना, और इंटरव्यू तक पहुंच भी गए तो वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years के सवाल से डर जाना याद आता है। मैंने इस सवाल के तमाम जवाब सोच कर रखे थे। मसलन कि 5 साल बाद मैं भी ऐसे इंटरव्यू लेकर नौकरी देना चाहता हूँ।
या फिर कोई फैंसी सा प्रोफाइल बता देना। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया। अब मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैं कितनी छोटी चीज़ के लिए इतना परेशान था। अब जब इवेंट में जाता हूँ, बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ, उनको परेशान देखता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। मैं वो परेशानी समझ सकता हूँ कि जब लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता तो नहीं समझ आता कि आखिर हमें इस ज़िंदगी का करना क्या है। इसका कोई जवाब नहीं, सिवाय इसके कि जवाब अंदर से आएगा। वो आवाज़ एक दिन आती सबके पास है, लेकिन कई बार हम सुनकर टाल देते हैं। फिर एक दिन वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और बची हुई ज़िंदगी अपनी लाश ढोते हुए खप जाते हैं। मुझे मालूम है कि एक जवाब सबके लिए सही नहीं होता, पर हम सबके अंदर की आवाज़ तो हमेशा सही होती है। वो आवाज़ बहुत कम गलत होती है। मैं अब सोचता हूँ कि किसी अपने जैसे कंफ्यूज लड़के या लड़की से मिलूं तो उसको बोलूं, तुमको अपनी वो आवाज़ मुबारक हो, उसको सहेजो, संभाल के रखो। उस आवाज़ को ऐसे सहलाओ जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। मैंने सुना है कि ईश्वर वो आवाज़ बनकर हमसे ऐसे ही जिद करता है। ईश्वर से ज़्यादा मुझे उस आवाज़ पर विश्वास है। ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम में से हर कोई इंसान अपने पीछे कोई स्कूल, कोई अस्पताल या कुआं ही छोड़ जाए, ताकि मौत हमें बिल्कुल शून्य में विलीन ना कर सके।